नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी बाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय जो है वो गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारी कक्षा 6 की क्लास है। पार्ट जो है हमारा वो दूसरा चल रहा है, पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर्स हमको पढ़ना है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको 9 लेक्चर और प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये मेरा 10वां लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली वीडियोस जो हैं वो आगे समझ में आ चुकी हो। ठीक है, या आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम ज़रा बात करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का ग्रुप यानी कि लोगो होगा आपका। ठीक है, आइकन आपको दिखाई देगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ अपने अपने घरों पर होंगे। ठीक है, आज हमको पढ़ना क्या है पहले बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याएँ, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, 2A 2B 2C, ठीक है, 2D। ये सारी एक्सरसाइज जो है हम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ट्रू फॉल्स बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सवालों में गलतियाँ करेंगे। तो वो जो पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्याएं। क्या कहते हैं हम लोग? क्रमागत संख्याएं। देखिए, क्रमागत संख्याओं का मतलब ये नहीं है, क्रमागत संख्याओं का मतलब ये है कि क्रम से ली गई संख्याएं। जरूरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 इसी क्रम में हो। वो आपकी 17 18 19 इस क्रम में भी हो सकती हैं, या आपकी 20 21 है ना 22 इस क्रम में भी हो सकती हैं। सीधी बात इतना समझ लीजिए, क्रम से ली गई संख्याओं को आप लोग क्रमागत संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया 20 21 23, तो क्या क्रमागत नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 21 के बाद हमारा आना क्या चाहिए? 22 आना चाहिए, बट हमारा आ क्या रहा है? हमारा आ रहा है 23। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? शून्य यानी कि 0 को प्राकृत संख्या के साथ सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब क्या है सर? चलिए समझाते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा कि 1 से जो नंबर शुरू होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये काउंटेबल नंबर होते हैं। आप इनसे संख्याओं को बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं ये आपकी। ठीक है ना। अब पूर्ण में अंतर क्या है? प्राकृत संख्याएं असल में 1 2 3 4 5, फिर आप कितनी भी संख्या ले ले, 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या आगे ले सकते हैं आप। ठीक है ना। अगर आप इसमें 0 को ऐड कर दें, अगर हम इसमें 0 भी ऐड कर दें और हम इसको 0 से पढ़ना शुरू करें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 है ना, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब समझे। अगर हम बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 से शुरू होती हैं। आपके क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। बस अंतर इनमें इतना है कि 0 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और अगर 0 को ऐड ना किया जाए तो वो आपकी होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन अभी हाल डिस्कस किया कि सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो क्या होती है? 0, क्योंकि जब आप जो प्राकृत संख्याओं में आप 0 ऐड करते हैं तभी तो आपके पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उससे बड़ी भी अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब ये आगे वाला जो नंबर होता है ना, आगे वाली जो संख्या होती है उसको अनुवर्ती कहते हैं, और पीछे वाली संख्या जो होती है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। हर संख्या की एक उससे बड़ी संख्या होती है। मान लीजिए आप अगर 5 को बड़ा मानते हैं तो 5 से बड़ा 6 होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 5 की अनुवर्ती संख्या। 6 से बड़ी 7 होती है, 6 की अनुवर्ती संख्या। 7 से बड़ी 8 होती है। ऐसे आप कोई भी संख्या जो होती है पूर्ण संख्या, उसे आप सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उससे बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना। आप कितनी भी संख्या, आप अगर 1 करोड़ कहेंगे तो 1 करोड़ 1 उससे बड़ी हो जाएगी। आप 5 करोड़ कहेंगे तो 5 करोड़ 1 उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप किसी भी पूर्ण संख्या को सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि उसके आगे वाली अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे वाला नंबर एक और होता है। ठीक है बेटा, चलिए 5वां पॉइंट क्या कहता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव जो होता है वो एक पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्याओं का योग समवर्ग प्रगुण है, यानी कि ये समवर्ग प्रगुण का नियम का शाश्वत है, यानी कि ये सही है। अगर आपके लिए दो पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई, जीरो से लेके आप कोई भी आप संख्या ले लीजिए, पर दशमलव में ना होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए वो। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए हम 6 कोई पूर्ण नंबर, आपको पता, हाँ बिल्कुल है, 8 कोई पूर्ण नंबर है, बिल्कुल है, आप जब इनको ऐड करेंगे तो कितना निकला, 40 निकलेगा। ये एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है भाई पूर्ण संख्या। तो जब भी आप किन्हीं मतलब किसी भी A to Z, जरूरी नहीं है समझाने के लिए मैं यहाँ पर छोटे नंबर ले रहा हूँ आपसे, है ना, लेकिन हम यहाँ पर बड़े नंबर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम 1000 प्लस 2000 को जोड़ें तो हमारा कितना आएगा बेटा, 3000 आएगा। 3000 क्या है तुम्हारा, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है पूर्ण संख्या। तो ये भी हमको याद रखना है कि जब भी आप किसी पूर्ण संख्या को किसी अन्य पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल निकलता है ना, वो भी क्या निकलता है, पूर्ण संख्या ही निकलता है। 6वां क्या कहता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग संख्याओं के क्रम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि चाहे आप 2000 में 1000 को जोड़ो, ये 1000 में 2000 में, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2, आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा 5 ही आएगा। ठीक है ना, आप किसी भी नंबर को, जरूरी नहीं है अगर 3 2 को ही जोड़ें, आप 10 प्लस 15 को जोड़ो या आप 15 प्लस 10 को जोड़ो, आंसर हमारा कितना आएगा बेटा, आंसर हमारा जो आएगा 15 10 कितना होगा हमारा, 25 यानी कि 25 होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या है तो क्रम में नियम जो है वो लागू होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप संख्याओं का क्रम बदलते हैं तो यहाँ पर इसका योगफल जो होगा उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा जो आपका पहले आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 7वां जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं, किसी पूर्ण संख्या में 0 को ऐड करने पर, हम 0 में ऐड करें, मान लिया आपके पास 5 किताबें थी, हमने एक भी किताब नहीं दी, तो क्या आपके पास किताबों की संख्या बढ़ गई, बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो ऐसे ही क्या है कि जब आप किसी संख्या में 0 को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो संख्या वही रहती है, यानी कि 0 का जो पूर्ण संख्याओं का योग है वो एक तत्समक अवयव है, आप उनको जोड़ सकते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कभी नहीं होगा किसी भी संख्या के साथ। चाहे फिर आप 0 को 1 में ऐड करो, चाहे 1000 में ऐड करो, चाहे 1 करोड़ में ऐड करो, 0 को आप किसी संख्या में जब ऐड करते हैं तो वही संख्या रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 8वें पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह बना लें, अगर आप बना देते हैं, है ना, लेने पर योगफल में कोई अंतर तो नहीं पड़ता। मान लीजिए आप कोई जोड़े दिए गए, जैसे 2,4 एक जोड़ा हो गया, आप बोलेंगे सर आप बहुत छोटी छोटी संख्याओं समझाएं। देखिए समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जल्दी समझ जाएं। इन संख्याओं को आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जब आपको समझाना होता है तो कायदा ये कहता है कि आपको सरल चीज़ों से समझाया जाए तो आपको चीज़ें आसान हो जाएँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 2,4 को जब आप ऐड करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं आपने अंतर में संख्याओं को चेंज कर दिया तो बहुत अंतर आएगा। मान लीजिए कोई 2,4 एक संख्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, 2,4 है ना, आप योगफल करेंगे 4 + 2 2 + 4, आंसर तो सही आएगा ना हमारा। लेकिन आप अंतर जब आप इसको घटाते हैं तो आप संख्याओं के क्रम को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से सीखेंगे। ये पूरे चैप्टर की समरी है हमारी, है ना। यहाँ पर अगर इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप देखते हैं तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं जो आपके दिमाग में चल रहे थे वो सारी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप 2 को 4 में से घटाते हैं, है ना, तो हमारा आएगा बेटा रिजल्ट -2। और कहीं आप अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो बेटा हमारा आएगा 2। तो देखिए कितना अंतर है, एक जगह तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 2 और दूसरी जगह में प्राप्त हो रहे हैं -2, तो रिजल्ट में परिवर्तन तो है। इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब ये कहता है कि संख्याओं के क्रम को आप जोड़ते समय तो बदल सकते हैं, पर घटाते समय आप संख्याओं के क्रम को नहीं बदल सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी है ताकि आप कैलकुलेशन में कभी भी आगे भविष्य में या अभी कोई गलती ना करें और अच्छे मार्क्स जो हैं आप अचीव कर सकें अपनी परीक्षा में। ठीक है, 9वां पॉइंट क्या कहता है, पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवर्ग नहीं है। घटाने की संक्रिया हमने पहले कह दी, संवर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर योगफल जो होता है, यानी कि जो अंतर आपका होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। 10वां पॉइंट क्या कहता है, 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होते हैं।
आप किसी भी दो पूर्ण संख्या समझ में आ गई ना, जीरो से आप कहीं भी आगे गिनती लेते चले जाओ, बस दशमलव में मत लेना ठीक है। तो वो सारे जो नंबर हैं वो सारे नंबर कौन से हैं? आपके पूर्ण संख्या हैं। और अगर पूर्ण संख्याओं को किसी और भी संख्या से गुणा करते हैं तो बेटा जो आपका संख्या आएगी वो भी पूर्ण संख्या होगी। इसलिए ये गुणा का जो संबरक नियम है वो प्रगुण है, यानी कि नियम जो है वो लागू होता है इस पर। आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर आप संख्याओं का गुणा करते हैं। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है। 11वां पॉइंट क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 गुणा 2 बोले सर 3 गुणा 2 ही ले रहे हैं, चलिए कुछ नंबर चेंज कर देते हैं, 5 गुणा 4 ले लेते हैं। ठीक है, 5 गुणा 4 हमारा जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा? 20। और अगर हम 4 गुणा 5 करें तो भी आंसर हमारा कितना आएगा? 20। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि संख्याओं को चेंज करते हैं किस समय? गुणा करते समय। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं उस समय जब आप संख्याओं को गुणा करते हैं तो योग यानी कि जो गुणनफल होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है ना। तो ये क्रमनिर्णय नियम का क्या करता है? पालन करता है। 12वां पॉइंट क्या कहता है? किसी पूर्ण संख्या का शून्य से गुणनफल। अगर आप किसी संख्या का 4 का गुणा, देखिए हमने संख्या चेंज कर दी ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? 4 का गुणा जब शून्य में करते हैं आंसर कितना आएगा? 0। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पर यहाँ पर डिस्कस चल रहा है इस चैप्टर का, तो हम लोग सारी चीज़ें दोबारा समझेंगे। ठीक है ना। यह शून्य का प्रगुण है, यानी कि जो है किसी भी संख्या का जब आप 0 से गुणा करते हैं तो हर जगह ये लागू होता है, वहाँ पर आंसर आपका 0 ही निकल के आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें। आप चाहे 1 करोड़ में ही 0 का गुणा करेंगे, 0 से जो टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा? वो खाक में मिल जाएगा, उसे 0 खत्म कर देगा। पूर्ण संख्याओं में 1 गुणा करने पर गुणनफल वही आता है। समझा चुके हैं हम आपको, ये सारी चीज़ें आप दोबारा सीख रहे हैं। किसी भी संख्या हो, देखिए हम नंबर फिर से चेंज करेंगे। 20 गुणा 1 यानी कि अपना 20 जो है ना, आप 20 में गुणा करते हैं तो 20 का गुणा 1 में करते हैं या 1 को गुणा 20 में करते हैं, ये तो हम पहले सीख चुके हैं। तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। यानी कि आप किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो संख्या वही रहेगी। समझ रहे हैं ना आप? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। तो गुणन तत्समक, जो गुणन का तत्समक अवयव होता है वो प्रगुण यहाँ पर लागू होती है। यानी कि आप 1 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 14वां टॉपिक क्या कहता है हमारे यहाँ? 14वां पॉइंट जो है वो क्या कहता है? किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं में सतत गुणन, सतत का मतलब लगातार गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 4, फिर से वही ले लिया। चलिए और कुछ ले लेते, 6 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है ना, 6 × 7 × 8। गुणन संक्रियाओं में क्रम परिवर्तन कर देने पर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप संख्याओं का गुणा करें चाहे 6 का 7 में करें, अब देखिए करेंगे तो आप एक साथ दोनों गुणा तो नहीं कर लेंगे ना, करेंगे तो किन्हीं 2 संख्याओं का करेंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि आप तीनों के एक साथ कर लें। 6 गुणा 7 करेंगे, इसका जो गुणनफल आएगा या तो वो 8 से करेंगे आप, या 8 और 7 का करेंगे, इसका जो गुणनफल आएगा वो आप 6 से करेंगे, या आप 6 और 8 का गुणा करेंगे, उसका जो गुणनफल आएगा वो आप 7 से करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है साचार नियम का जो है वो पालन करता है, यानी क्रम परिवर्तन पे यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर जो लागू होता नियम जो हम डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज में, साचार नियम, साचार प्रगुण जो है वो लागू होती है। ठीक है। 15वां पॉइंट क्या कहता है? पूर्ण संख्याओं की गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित है। यानी कि जो गुणा होता है वो योग और घटाने पर दोनों पर क्या होता है? वितरित होता है। ठीक है। 16वां पॉइंट क्या कहता है? विभाजन की जो संक्रिया है, अलग अलग करने की जो संक्रिया है, जो नियम है, पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। विभाजन एक तरीके से नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है चीज़ें। ठीक है। 17वां पॉइंट क्या कहता है? किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। यानी कि अगर हम 5 में 0 का भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, तो वो परिभाषित नहीं है, अनंत निकल के आएगा। आप आगे की क्लासेस में जानेंगे इनको, ये आपको याद रखना है, चीज़ें आपको समझनी है। बस आप जितने बेहतर तरीके से समझेंगे आपको चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आसानी से आपको चीज़ें समझाऊँ। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव क्या आता है? वही आता है। 1 से भाग देंगे आप तो क्या आएगा? 7 में आप 1 से भाग देंगे कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। 7 में देखिए 1 से आप गुणा करें या भाग करें, संख्या चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है। 19 में क्या है? शून्य को किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव कैसा आता है? शून्य आता है। शून्य को किसी भी संख्या से, है ना, आप अगर भाग दें तो आंसर कितना आएगा आपका? शून्य आएगा। मान लिया हम 5 से भाग देते हैं किसमें? 0 में, तो कितना आएगा?
शून्य। 10 का भाग देते हैं 0 में कितना आएगा? शून्य। लेकिन आप 0 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। क्या है पॉइंट हमारा? क्या कहता है कि किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव क्या आता है? 1। बोले सर समझ में नहीं आया। चलिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए आप 4 से 4 को काटते हैं, आंसर 1। 10 से 10 में भाग देते हैं, आंसर 1। 1000 का भाग 1000 में देते हैं, आंसर 1। मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव कितना आता है? 1 आता है। यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा वो क्लोज होता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो था, हालांकि चैप्टर तो कल ही क्लोज हो गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी थी वो इस लेक्चर में है। तो आप इसको समझिए बहुत अच्छे से। आगे कुछ चीज़ों के बारे में हमेशा मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बताता हूँ। देखिए, हर दिमाग में कुछ खास होता है, ये आपको जान लेना चाहिए, और आप भी बहुत खास हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जैसे कि आपको पता है अभी इस समय ये ट्रेंड कर रहा है, हर लोगों के, प्रत्येक भारतवासी के जबान पर बस एक ही शब्द है, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमें ज़्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। प्रकृति बहुत ताकतवर है, प्रकृति से कोई नहीं टकरा सकता। बड़े बड़े शक्तिशाली देश आज धराशायी हैं, ठीक है ना। तो कब क्या और कैसे हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए कल के लिए आप तैयार रहें और आत्मनिर्भर रहें, आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। यही देखिए, आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ देश के लिए नहीं है, आत्मनिर्भर शब्द जो है वो हम सबके लिए है, यानी कि हम लोगों को भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। मान लीजिए आपको कोई सवाल लगाते समय या आपको हेल्प करता है या आपके गार्जियन भी आपकी मदद करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें स्वयं काम करने दें, उनको सजेस्ट करें कि आपको ऐसे काम करना है, बट उनका काम ना करें। ये चीज़ें सही नहीं है, बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ पर, ये आपको समझना होगा प्रत्येक गार्जियन को। तो यहाँ पर क्या है, मनोदर्पण एक पोर्टल, माई गवर्नमेंट जो है एक सरकार का ही चैनल है, इसने एक योजना चालू की है, सबमिट योर आइडियाज़। अगर आपके पास कोई आइडिया है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, आपके पास कोई ऐसे, देखिए हमने क्या कहा, हर दिमाग में कुछ खास होता है, आप अपने आप को छोटा ना समझें। हो सकता है आपके दिमाग में जो चल रहा हो वो किसी को पता ही ना हो, और वो इतना यूनिक आइडिया हो जो सब कुछ बदल सकता हो। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप ऐसे कोई आइडिया आपके दिमाग में है तो आप उनको दिमाग में ना रखें, क्योंकि आइडियाज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो निकल जाते हैं हमारे दिमाग से। इसलिए आप कभी भी कहीं जाएँ तो आप डायरी और पेन लेके जाएँ। आप वहाँ देख के पता नहीं क्या आपके दिमाग में आता है, जो वहाँ लोग होते हैं हमेशा रिटर्न में रखते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को भूल जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है कि आप 1 घंटे के बाद जहाँ आपकी बहुत सारी जो फाइलें होती हैं, मेमोरी होती है, वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, अगर हम उनको रिवाइज़ नहीं करते। यही पढ़ाई का सिस्टम है, अगर आप इनको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी हो, ठीक है ना। सजेशंस प्रमोट, है ना, मेंटल हेल्थ वेलनेस ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक। अगर आपके पास कोई आइडिया, आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है जो आपकी हेल्थ, यानी कि स्टूडेंट्स की हेल्थ को भी अच्छा रखे, और मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई आइडिया है एजुकेशन सिस्टम से लेके मेंटल हेल्थ जो बढ़ा सके, अच्छी कर सके स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ टीचर भी सीख रहा है और हम भी सीख रहे हैं ना। आज से पहले के भी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, चीज़ों को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर घर बैठे ही अच्छी शिक्षा मिल जाए, पर अब हमें आदत नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन की, बट हमें डालनी होगी कि कल क्या हो। इसने बहुत कुछ सिखा दिया कोविड-19। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप, और इसके बारे में बहुत सारी अगर आपको जानकारी चाहिए है तो आप यहाँ लिख सकते हैं माई GOV, यानी कि गवर्नमेंट GOV, है ना .in। आप इस पर जाके गूगल कर सकते हैं और बहुत सारी जो आपको जानकारी चाहिए वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके घर में वृद्ध है, बहुत से लोग कोविड-19 से इफेक्टेड हैं पर उन्हें पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि लक्षण नहीं आ रहे हैं उनके पास। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये लगता है या आपके घर में किसी को परीक्षण करना है तो आप सेल्फ परीक्षण कर सकते हैं। किसके जरिए कर सकते हैं? इस ऐप के बारे में बहुत पहले आपको सजेस्ट कर चुका हूँ, आरोग्य सेतु ऐप। देखिए नीचे लिखा है आरोग्य सेतु ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। भारत सरकार का ऐप है, इसलिए प्राइवेसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डाटा कहीं शेयर नहीं करेगा, भारत सरकार के पास ही रहता है यहाँ पर डाटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चन के आंसर करके अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं खुद ही। देखिए एक दादाजी हैं जो ये पता लगा रहे हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके आंसर जैसे उसमें पूछे जा रहे हैं, जो सही आंसर है आप सबमिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा आप स्वस्थ हैं अथवा नहीं हैं, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।